आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे 1000 प्लस एमसीक्यूज की एक सीरीज, जिसमें आपको हर दिन जो है 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो है 500 क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क के लिए रहने वाला है और 500 क्वेश्चन जो है एसबीआई पीओ के लिए रहने वाला है। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसको बढ़ाएंगे भी, पर अभी के लिए आप समझो कि हमें हर दिन जो है 50 क्वेश्चन लगाना है और 10 दिन के अंदर आपको 500 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ये जो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीडियो बन रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो थोड़ी शॉर्ट रहने वाली है, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ जो भी आपको मैंने रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो बना के दिया है वो आपने कवर कर लिया होगा या आपने जो है मंथली कवर कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 होने वाला है और इसमें जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एक करंट अफेयर्स के मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग, जो अभी आरबीआई ने 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रखी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको डिफरेंट रेट्स आपको याद करवाए थे, तो आपने याद रखे होंगे। तो उसमें से पहला रेट बताया जा रहा है कि एसडीएफ जो है 6% रखा गया है, या सीआरआर जो है 3.35% रखा गया है। उसके बाद जो है इस मीटिंग को जो है अटेंड किए गए थे 6 MPC, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसमें इंक्लूड थे नागेश कुमार और राजीव रंजन। उसके बाद नेक्स्ट जो बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग होने वाली है वो 7 से 9 अप्रैल तक होने वाली है। और उसके बाद आरबीआई मेंटेन अ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड। तो ये आप 5 ऑप्शन देख सकते हो, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें लिखा है कि इनकरेक्ट बताने के लिए बोल रहा है आपको। तो पहला देखते हैं, पहला अगर ऑप्शन देखें तो एसडीएफ जो है 6% बोला गया, तो डेफिनेटली यार एसडीएफ जो है 6% ही रखा गया। उसके बाद बात करें तो सीआरआर की, तो सीआरआर कितना रखा गया है, जल्दी दिमाग में जोर डालो। सीआरआर जो है 4% रखा गया है, ठीक है। तो 3.35% नहीं है बल्कि 4% है, तो ये आंसर सही हो गया। और बात करें तो इसमें जो मेंबर्स थे इसमें आपको नगेश कुमार, उसके साथ जो है राजीव रंजन, ये मिलने वाले हैं। इसके साथ और भी पर्सन जैसे भट्टाचार्य, राम कुमार, फिर राजेश्वर राव, ये सारे भी मेंबर्स हैं। और इसके साथ जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, संजय मल्होत्रा जो है अभी रिसेंटली जो है आरबीआई के गवर्नर बने और इस मीटिंग में ये लीड कर रहे थे, ठीक है। कौन, संजय मल्होत्रा लीड कर रहे थे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि 7 से 9 अप्रैल तक जो है नेक्स्ट जो है शेड्यूल किया गया है एमपीसी मीटिंग। तो ये सही है ये स्टेटमेंट भी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आरबीआई ने मेंटेन किया न्यूट्रल मॉनेटरी स्टैंड, और ये जो है पिछली बार किया था और उसको जो है फॉलो करते हुए की जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो बात करें कि आरबीआई ने जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इन्होंने रिलीज किया था 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई का 53 एमपीसी मीटिंग भी है। अब ये 6th है, ठीक है। हमने अब देखा कि 6th मीटिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई जो है ना टोटल एक साल में 4 से लेकर 6 बार जो है मीटिंग करता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि आरबीआई जो है मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 जो है एमपीसी मीटिंग कर सकता है। और इस बार का जो रेपो रेट रखा गया वो 6.25% रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35% रखा गया है। उसके बाद एसडीएफ, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, उसको 6% में रखा गया है। एमएसएफ जो है 6.5% पे रखा गया है। बैंक रेट जो है 6.5% पे रखा गया है। और एसएलआर जो है वो 18% पे है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी कि जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार प्रेडिक्ट की है 6.7% की गई है वो फाइनेंशियल 2026। और सीपीआई की बात करें तो वो 4.8% की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये आपको पूरा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। और इसकी ये जो पीडीएफ है आपको बैंक साथी और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको रिविजन करने में हेल्प हो, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है हर रोज अपडेट होगा। आज आपको 50 क्वेश्चन दे दिया, तो नेक्स्ट जब 50 क्वेश्चन कल आएंगे तो उसमें आपको वो वाला पीडीएफ जो है अपडेट करके नेक्स्ट डे जो डाला जाएगा। तो ऐसे करते करते हम जो है 1000 जो है एमसीक्यूज लगाने वाले एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसके साथ जो नॉर्मल जो इजी क्वेश्चन रहता है वो भी रहने वाला है। तो इसमें आपको पॉलिसी पूछा गया, वापस से आपको रेट पूछा गया कि एसएलआर जो है कितना रेट रखा गया, 18% पर रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कितने परसेंट पर रखा गया, 3.35% पर रखा गया। या तो तीसरा स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने जीडीपी प्रेडिक्शन कितनी की है, 6.7% की है फॉर फाइनेंशियल 2026। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो अब इसका आंसर तो दे ही दोगे यार। तो इसमें आपको बोले कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ए बी सी डी या तो ई, बताइए। थोड़ा सा सोचोगे तो आराम से निकल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका SLR,
SLR जो है इसका आंसर आपको सही मिलने वाला है। उसके बाद जो है आपको जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी आपको 3.35% मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया। और जीडी एप्रिसिएशन की बात करें वही फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो है 6.7% है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर जो है इसका डी मिलने वाला है। तो अब इधर आंसर देख सकते हो कि ऑल द अबव इसका आंसर रहने वाला है। अब जो आरबीआई की मीटिंग थी यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए थे। बैंक एग्जाम में आपको ना इनिशिएटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें से ही जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लिया गया है ऑन फाइनेंशियल डोमेन। एक तो बैंक.इन और एक है fin.in। तो इसके बारे में जो है इस क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। पहला तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया बैंक.इन फॉर इंडियन बैंक्स और fin.in फॉर एनबीएफसीज। उसके बाद बोला नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मिल रहा है आपको, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है इस जो ये डोमेन होने वाला है इसमें जो है एक्ट करेगा एज अ रजिस्टर के तौर पे। और fin.in जो है वो चालू होगा अप्रैल 2025 से। बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं आपको, अराउंड 10 सेकंड के अंदर ही आपको सोचने की इस क्वेश्चन को करना है कि नहीं और क्या सही आंसर होना चाहिए। तो आपने अब तक सोच लिया होगा। तो इसका आंसर जो है आपको 1 and 2 मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि ये fin.in नहीं, ये बैंक.in है कि बैंक.in को बोला है कि बिगन करने के लिए अपना जो भी डोमेन है फॉर फाइनेंशियल 2025, ठीक है। तो बैंक.in के लिए आपको याद रखना कि ये इंडियन बैंक के लिए एज अ डोमेन जो है लॉन्च किया गया है। और fin.in जो है फिनटेक के लिए नहीं बल्कि एनबीएफसी के लिए लॉन्च किया गया है। और कौन जो है इधर की ये दोनों डोमेन का जो रजिस्ट्री होने वाली है वो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी में रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ें बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो इनिशिएटिव्स लिए थे इनमें से एक है जो कि है NDSOM मतलब नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो ये जो है आरबीआई ने अलाउ कर दिया गया है कुछ चीज़ें, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो आरबीआई ने अलाउ किया है जो भी सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग ब्रोकर है कि अब जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम को, ऑर्डरिंग मैचिंग को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको ये बताया जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि इसमें जो है 9 मेंबर के एक पैनल होने वाले जिसको लीड करेंगे ईडी राधा श्याम राठो जो कि रिव्यू करेंगे ये ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग को। अब तक बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये हार्ड क्वेश्चन पूछने का कारण यही है कि एग्जाम में जो है आपको सेबी और आरबीआई से जो है ना क्वेश्चन थोड़े हार्ड पूछे जाते हैं। तो वीडियो छोड़ के मत जाओ, आगे जो है जो इजी क्वेश्चन है वो मिलेंगे, जो अपॉइंटमेंट ये सब रहता है वो सब इजी पूछा जाता है, तो वो इजी रहेंगे वो सारे क्वेश्चन। लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और देने का कारण ये है कि एग्जाम में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एग्जाम की फीलिंग देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊँ, मैं व्यू लेकर चला जाऊँ, मेरा ये एम नहीं है। मैं आपको जो है एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए जो है इधर ये वीडियो जो है बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट मिल रही है कि पैनल फाइंडिंग विल बी रिलीज बाय अप्रैल 30, 2025। तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करें कि ये जो नॉन बैंकिंग ब्रोकर्स हैं, एक तो बैंक के ब्रोकर्स रहते हैं, एक नॉन बैंकिंग ब्रोकर्स रहते हैं, उनको जो है डायरेक्टली नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम से अलाउ कर दिया गया। अब नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम के बाद जो है अब ये जो बॉन्ड्स रहता है वो भी जो है बेच पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपने अब तक दे दिया होगा उसे तो इसका आंसर से डी रहने वाला है। ये पूरा का पूरा डिटेल है, आप यहाँ से पूरा डिटेल पढ़ सकते हो क्या क्या लॉन्चेस किए गए हैं। और ये मैं सिर्फ दे रहा हूँ इस वीडियो में जो है आपको मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो भी मैं इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि कौन से कंपनी को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला है फ्रॉम द NPCI फॉर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडिफ पे। तो बताइए एक्सिस बैंक का है, पेटीएम का है, इन्फीबीम का है, फोन पे का है या रोजर पे का है। तो थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपको इधर से पता लग गया होगा रेडिफ पे किसकी कंपनी है, किसकी प्लेटफॉर्म है ये जो है इन्फीबीम एवेंचर की कंपनी है। तो इनको जो है थर्ड पार्टी लाइसेंस मिल गया कि ये जो है एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है इनको लाइसेंस मिल गया फ्रॉम द NPCI। और ये पेमेंट्स एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक जो है इन्फीबीम के लिए जो है एज अ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर द्वारा काम करेगी। ये चीज़ पे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा स्टैटिक पार्ट में आ जाते हैं कि ये जो इंडेक्स फंड होता है और ETF होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है और आपने ये दोनों वर्ड तो हर बार सुना होगा कि एंजल 1 का भी एक क्वेश्चन आया था कि एंजल 1 ने जो है वो लॉन्च किया इंडेक्स फंड
और ETF, तो दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है। ऑप्शन ए है इंडेक्स फंड जो है ट्रैक करता है स्टॉक्स को, और जो ETF है वो ट्रैक करता है, ब्रॉड करता है, फिक्स प्राइस में रहता है। और इंडेक्स फंड जो है, ETF जो है वो ट्रैक करता है इंडेक्स को, और इंडेक्स फंड जो है वो ट्रैक नहीं करता इंडेक्स को, ऐसा कुछ कहना है। तीसरा ऑप्शन में बताया जा रहा है ETF जो है एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और जो इंडेक्स फंड है वो पैसिवली मैनेज किया जाता है। चौथा ऑप्शन में रहा हुआ इंडेक्स फंड कैन बी ब्रॉड और शोल्ड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ETF जो है मार्केट आवर के टाइम में जो है ट्रेड कर सकते हैं। और या तो कोई डिफरेंस नहीं है, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको डी, कि जो इंडेक्स फंड है वो आप ब्रॉड और सोल्ड कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ETF की बात करें जब मार्केट आवर रहता है उसी टाइम जो है ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट जो है दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, और बाकी ये तो स्टैटिक का न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि अभी जो एंजल वन एसिड AMC है, उन्होंने एंजल वन निफ्टी टोटल इंडेक्स फंड जो है बनाया गया है, और उसके साथ ही जो है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ETF जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको क्या बता रहा था, मार्केट इंडेक्स फंड है, जो इंडेक्स फंड है इसके अंतर्गत आपको जो है 750 जो है स्टॉक मिलने वाले हैं, और 750 स्टॉक में भी जो है 500 जो है वो आपको मिलेगा निफ्टी 50 का, और 250 के आसपास जो मिलेगा वो मिलेगा निफ्टी माइक्रो कैप्स का। ठीक है, और निफ्टी 50 में भी देखोगे तो इसमें जो है 100 जो है वो लार्ज कंपनी के होते हैं, 150 जो है वो मीडियम के होते हैं, और 250 जो है लो कैप्स के रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के कैप्स रहते हैं, और उसी के लिए जो है इंडेक्स निकाला गया है। और दूसरी जो है मैंने आपको बताया ETF निकाला गया है, तो ETF जो है वो सिमिलर रहने वाला है जो इंडेक्स फंड है उसके, लेकिन ये जो बिफोर एक्सपेंसेस, तो ETF जो निकाला गया है वो बिफोर एक्सपेंसेस के लिए निकाला गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से जो है आपको मैंने मंथली में या तो मैंने आपको वीकली में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक तरह से नया प्लान जो कि म्यूचुअल फंड को किसके साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को किसके साथ कंबाइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेबी का। तो देख सकते हो कि ऑप्शन ए है हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है मोटर इंश्योरेंस, ऑप्शन बी है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और ऑप्शन ई है ट्रैवल इंश्योरेंस। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को जो है कंबाइन किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, तो उसका आंसर आपको मिलेगा सी। तो आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है, जो कि है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है म्यूचुअल फंड को कोलैब किया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन है उनको म्यूचुअल फंड लेना, तो म्यूचुअल फंड के साथ वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो सेबी ने अलाउ कर दिया गया, तो अब जो है डिफरेंट जो भी म्यूचुअल फंड या तो AMCs रहेंगे वो जो है अब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई थी, जो हमारे चेयरपर्सन हैं मुर्मू जी, उनके द्वारा, बंच जो कि चेयरपर्सन है सेबी की, और अब जो है सेबी का चेयरपर्सन चेंज कर दिया गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना किसको जो है नया चेयरपर्सन चॉइस किया गया है। और पहले जब ये लॉन्चेस हो रहे थे उस समय जो है माधवी जो बंच है इन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान देनी कि सेबी ने जो है पे राइट इनिशिएटिव भी लिया था, जिसके अंतर्गत जब भी कभी कोई पेमेंट कर रहा हो, तो उस केस में UPI पेमेंट कर रहा हो, तो उस केस में जो है उसको KYC वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसके से जो है फ्रॉड कम से कम हो। तो ये जो है इनिशिएटिव को बोला जा रहा है पे राइट इनिशिएटिव। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी। इस इनिशिएटिव क्या बोला जा रहा है, पे राइट इनिशिएटिव। नेक्स्ट चलता है, तो ये तो हमने देख लिया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये जो है दिया गया। अब नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा एक तरह से फ्रेमवर्क बनाया गया था बाय सेबी, तो इस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़े। तो ये आ रहा है कि सेबी ने अलाउ कर दिया है रिटेल इन्वेस्टर को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग को, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, तो 1 अगस्त 2025 से जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। नेक्स्ट जो है वो है रिटेल इन्वेस्टर को अलाउ कर दिया कि वो DMI मतलब DMA डायरेक्ट मार्केट एक्सेस ले सकते हैं वाया रजिस्टर्ड ब्रोकर। उसका जो फ्रेमवर्क है ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो बताइए सर क्या आंसर होना चाहिए। ये अल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के तौर पे जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया था बाय सेबी। क्या आंसर होना चाहिए बताइए जल्दी। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन 1 और 2। तो 1 और 2 आपको ऑप्शन मिलने वाला है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सोयाबीन प्रोक्योरमेंट फॉर खारिफ 2024-25 के लिए जो है लॉन्च किया गया है, एक तरह से स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको ये बताना है कौन से स्टेट्स के लिए जो है ये लॉन्च कराया जा रहा है, ठीक है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। क्या लग रहा है? हाँ, ऑप्शन जो है आप सही बोल रहे हो, आप ऑप्शन जो है ए ही है इसका। और डिफरेंट ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ऑनलाइन नहीं ले पा रहे बिकॉज अब तक मेरे पास माइक नहीं आया। जब माइक आ जाएगा तो फिर उसके बाद ऑनलाइन लेंगे तो जो भी आप आंसर दे रहे हो वही मैं देख पाऊँगा, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा उसमें, ठीक है। 1 मिनट देना मेरे को। हाँ हाँ, हो गए, बस करता हूँ यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसके बारे में किसने बताया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। और इसके अंतर्गत बोला जा रहा था कि 6 देश में जो है कर्नाटका और 25 दिन में 6 दिन में गुजरात और 25 दिन में जो है कर्नाटका से जो है ग्राउंडनट प्रोक्योरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो 6 दिन में गुजरात से और 25 दिन में जो है कर्नाटका से ग्राउंडनट प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें थी, जैसे कि ये तो मैं ग्राउंडनट की बात कर ली। अब जो है सोयाबीन प्रोक्योरमेंट की बात करें तो वो जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया था महाराष्ट्र में 24 दिन के लिए और तेलंगाना में जो है 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक तरह से एक राइज है। कौन से टाइप का राइज है? जिसको हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमिनेचर कोड दिया गया है 10060311। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इस कोड के बारे में। तो आपको बताना है कि ये कोड किसको दिया गया है, ठीक है, कौन से राइस को दिया गया है। वाइट राइस, बासमती राइस, परबोल्टेड राइस, ब्राउन राइस या जैस्मिन राइस। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है न्यू HS कोड लॉन्च किया था फॉर GI रिकॉग्नाइज राइस कैटेगरी में जो भी राइस हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो किसने निकालना था? निर्मला सीतारमण जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने इसके बारे में बताया था इन यूनियन बजट 2026 के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया था कि अब ये जो है राइस को जो है एज अ जो GI टैग राइस है इसको जो है एज अ HS कोड दिया गया है, जिसकी वजह से ये हमारा जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है प्रीबोल्ड राइस का उसको जो है बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। और ये कहाँ से लाने के लिए बोला गया है? इंडिया को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको मिल रहा होगा फ्रांस, रशिया, उसके बाद फ्रांस, रशिया, इजराइल, USA और जर्मनी। बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर आपको USA मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको USA मिलने वाला है। और अगर सेंट्रल कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बात करें तो इन्होंने टोटल, जैसे मैं आपको 31 प्रेडेटर ड्रोन जो है मंगाया है और इसके लिए जो है 3.99 बिलियन जो है खर्च करने वाला है। कितना? 3.99 बिलियन जो है खर्च करने वाले हैं। और ये प्रेडेटर ड्रोन जो है देने का काम होगा USA की जो जनरल एटोनॉमिक्स बॉडी है उनकी। तो जनरल एटोनॉमिक्स बॉडी जो है इस ड्रोन को देगी। और बोला जा रहा है कि ये ड्रोन जो है इंडिविजुअली डेवलप करेगा 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भी, ठीक है। तो ये ड्रोन के साथ जो है जो जनरल एटॉमिक्स है ये जो है 2 तरह से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी हमें इंडिया को सौंपने वाले हैं, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को सर्वेलेंस करने के लिए जो कोस्टल लाइन है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है
और इस प्रोग्राम के बारे में बताना है कि इस प्रोग्राम का जो है इंस्टीट्यूट क्या है प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम क्या है, स्वावलंबिनी प्रोग्राम। तो स्वावलंबिनी प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि ये प्रोग्राम जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये सब कुछ बताना है। किसने लॉन्च किया गया है ये तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और क्या जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रूरल वो फार्मर्स, या तो ये ट्रेन करेगा वुमेन्स को कि वो सेल्फ डिफेंस सीख पाए, या तो वुमेन को जो है पढ़ाएगा, ठीक है, जो भी वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्राइज स्किल सिखाएगा, या तो जो वुमेन्स है उनको लिटरेचर देगा, या तो वुमेन को जो एग्रीकल्चर सपोर्ट देगा। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि हेल्प करेगा वुमेन को एज अ एंटरप्राइज स्किल सीखने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी, इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो सी आंसर रहने वाला है। तो मैंने बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, और इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रहे हैं जियाद चौधरी जी, तो इन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव ली थी। और इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में बोला जा रहा है कुछ 9 कॉलेजेस अक्रॉस आसाम, मेघालय, मिजोरम, AMM, आसाम, मेघालय और मिजोरम, तीनों जगह में जो है ये इंटर्नशिप एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोग्राम चलाया जाएगा। और इसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज का। और ये जो है हेल्प लेने वाली है IIE मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्राइज, जो कि गुवाहाटी में है उनका, और उसके साथ जो है नीति आयोग का जो है ये हेल्प लेके ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट करने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो पूछा जा रहा है कि MSI के अंतर्गत मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से क्रॉप जो है कवर किए गए हैं, ठीक है। बताइए कौन कौन से क्रॉप जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं। पहला तो है राइस, व्हीट, मेज, दूसरा है टोमेटो पोटैटो ऑनियन, तीसरा है शुगर केन, कॉटन, जूट, पांचवा है बनाना, मैंगो, एप्पल, और छठा है मस्टर्ड, सनफ्लावर और सोयाबीन। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसको तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है इसके बारे में, इवन मैंने आपको डेली में बहुत बार इसका MCQ करवाया। तो इसका आंसर क्या है, टॉप कहाँ दिख रहा है, टॉप आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर बी होने वाला है। टॉप का मतलब, टी का मतलब पोटैटो, ओ का मतलब ऑनियन और पी का मतलब पोटैटो। तो ये टॉप के बारे में जो है रिवाइज गाइडलाइन जो लॉन्च किया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने जो है क्या लॉन्च किया, रिवाइज गाइडलाइन फॉर MSI मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है लॉन्च किया है। और इस स्कीम की बात करें तो ये पार्ट है PM आशा का, जो कि एक तरह से प्रोक्योरमेंट, जब भी कोई स्टेट प्रोक्योरमेंट करता है सेंटर से, स्टेट या UT अगर रिक्वेस्ट डालता है कि सेंटर से हमें जो है प्रोक्योरमेंट करना है, तो ये 3 प्रोडक्ट है, जैसे कि टॉप जो मैंने आपको बताया, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इसके लिए जो है 10% से जो है कम से कम 10% जो है ये 3 का जो है प्राइस कम हो चुका है। पहले प्राइस ज़्यादा था, अब जो है 10% से जो है इनका प्राइस कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अगर अंधा है, कोई अगर देख नहीं सकता, उनके लिए भी जो है लॉन्च किया गया, वो ही पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी अंधे रहते हैं, जो उसको देख नहीं पाते हैं, वो उनके पास वो जो भी रीडिंग रहती है वो डॉट टाइप में रहता है ना, तो डॉट टाइप में जो है वो पढ़ पाते हैं। तो ऐसा पढ़ने के लिए कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली स्टेट गवर्नमेंट बनी है जिन्होंने अपना पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस डॉटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो बताइए क्लास का आंसर होना चाहिए। तो आपको पहला तो ऑप्शन मिल रहा होगा तमिलनाडु, दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा जो है कर्नाटका, चौथा जो है गुजरात और पांचवा जो है राजस्थान। क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर आपको कर्नाटका गवर्नमेंट मिलने वाली है, जो कि सी है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो कर्नाटका गवर्नर जो है इन्होंने ये लॉन्च किया गया है ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी हुई थी, तब इसके बारे में बताया गया था। और ये जो है लॉन्च किया गया बाय कोलैबोरेशन विद सनकारा आई हॉस्पिटल और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यंग इंडिया है, ये दोनों ने मिलकर, जो कि एम्पावर करेगा जो देख नहीं सकते, वो भी जो है
हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ सके, तो इसी के लिए जो है लॉन्च किया गया है ये तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशिएटिव। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको डेफिनेटली MCQ लगाना और याद भी रखना है। नेक्स्ट आ रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग की तरफ से आ रहा है कि ईरान का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप जो है क्या नाम है इसका, ये पूछा गया। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए। मैं तब तक थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है, 25 मिनट हो गए। अब आप स्कोर याद रखो, कितना स्कोर कर रहे हो उसको भी लिखते जाओ पेपर में और बाद में कमेंट सेक्शन में बताना। आज पहला दिन है हमारे क्लास का, तो हम थोड़ा, मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में हार्ड करवा दिया, आप थोड़ा इजी तरफ लेके जाऊँगा, फिर बाद में कहीं और हार्ड हो जाएगा, और बाद में जब हम लास्ट में जाते रहेंगे उस समय जो है क्वेश्चंस के लेवल्स और बढ़ते जाएंगे, तब तक आपका रिवीजन ज़्यादा हो चुका होगा और अपने ये सारे इजी क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे। अब उसके बाद आप जो है हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, देखते क्या है। तो इसका आंसर आपको बी मिलने वाला है, जो कि बघेरी जो है मिलने वाले, जो ईरान की पहली ड्रोन कैरियर वॉरशिप है। अभी वॉरशिप का मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा ना, मान लीजिए ये हमारा एक बड़ा सा जो है शिप है। ठीक है, थोड़ा मैं डायग्राम खराब बना रहा हूँ, तो एक बड़ा सा वो शिप है। तो शिप में मोस्टली क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है जहाँ पे फाइटर जेट उड़ते हैं ना, तो फाइटर जेट उड़ते हैं, उसके साथ जो है पूरा का पूरा इसमें जो है ये जो शिप होगी ना, ये पूरी ड्रोन से भरी होगी। ठीक है, इसकी वजह से इसको ड्रोन कैरियर वारफेयर बोला जा रहा है। और ये पहली कंट्री है ईरान जिन्होंने इस पूरे जो वॉरशिप है इसको जो है ड्रोन से जो है सजाया है। तो ये सिहाद भगीरी जो है ये आपको मिलने वाला है यहाँ, ये जो मैं आपको वॉरशिप बोल रहा हूँ इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यंग समिट जो है हो रहा था। ठीक है, तो बिम्स्टेक यंग समिट जो है कहाँ पे पहली बार हो रहा था, तो बे ऑफ बंगाल का ये एक मीटिंग होती है और इसमें जो है यंग समिट पूछा रहा है कहाँ हो रहा था, न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, गुजरात, कोलकाता या चेन्नई। बताइए कहाँ पे हो रहा था ये। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आपको गांधीनगर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीनेमिंग इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड। जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है उसका नाम चेंज किया गया है, तो उसके ऊपर आपको 4 स्टेटमेंट मिल रहा है और आपको बताना है कौन सा इसमें से आंसर सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज देने का कारण यही है कि इसमें से आपके जो भी न्यूज़ है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, और अगर आपने कोई गलती की है तो आपको वहाँ से पता लग जाएगी ये वाली गलती नहीं है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अगर कोई रॉन्ग हो गया, कोई सही है, जैसे सही है वो तो आपको पता लग जाएगी ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपको वो हेल्प करेगा एग्जाम में सीधे के सीधे समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो बोला जा रहा है जो फोर्ट विलियम जो कोलकाता में है इसका नाम जो है विजय डाक के नाम पे रखा गया है, जो कि हमारा जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है कि जो किचन है, किचन हाउस है, उसका जो है नाम जो है चेंज कर दिया गया है मानक शॉ हाउस के तौर पे। ठीक है, तो अच्छे खासे जनरल थे, इनके ऊपर जो मानिक शॉ के नाम पे जो है रखा गया है और ये जो है विदिन विजय डाक के अंदर रहेगा। मतलब क्या, जो विलियम फोर्ट था उसको जो विजय डाक नाम रखा गया, उसके अंदर जो किचन हाउस रहेगा उसका नाम जो है मानिक शॉ हाउस रखा गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है द न्यू विजय डाक इज इंस्पायर्ड बाय हिस्टोरिक मराठा नेवल फोर्ट, और ये जो है नेवल फोर्ट अंडर आता था शिवाजी महाराज के अंतर्गत। तो क्या ये विजय डक जो है इनके नाम पे रखा गया। और चौथा स्टेटमेंट बताया गया रीनेमिंग वाज डन टू किंग विलियम 3 के अंतर्गत जो है किया गया है। ठीक है, ऑनरजी होम द इनके नाम पे पहले था और अब जो है इनका नाम चेंज कर दिया गया। भाई क्या आंसर होना चाहिए। मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट देने का कारण यही है कि आप जो है ना थोड़ा समझ सको। ठीक है, चीज़ों को आपको बार बार इधर से घूमने की जरूरत नहीं है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया इसमें से ही आपको सारे के सारे चीज़ें समझ आ जाएगी, सारे न्यूज़ जो है समझ आ जाएगी और इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए, ABCD या तो E। तो इसका जो आंसर आपको बी मिलने वाला है। इसका मतलब क्या, जो फोर्ट विलियम है जो कोलकाता बेस्ड है, ये विजय डाक तो बन रहा है। ठीक है, तो विजय डाक के अंदर इसमें आपको किचन हाउस भी मिलने वाला है जिसका नाम मानिक शॉ हाउस रखा गया है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है कि विजय डाक जो है इंस्पायर्ड थे विद छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवल फोर्ट था उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि ये जो है फोर्ट विलियम जो है ये बना था 1981 में, और फोर्ट विलियम जो भी था ये किंग विलियम
थ्री के नाम पे नहीं बल्कि विजय डग फोर्थ के नाम पे जो है मराठा का जो है वो जो है नाम चेंज किया था। ठीक है, तो इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है। द रीनेमिंग वॉज डन टू ऑनर किंग विलियम थ्री। तो किंग विलियम थ्री के लिए रीनेमिंग वॉज डन टू ऑनर। ओके, ये ऑनर करने के लिए नहीं किया था। हाँ, स्टेटमेंट इसलिए करा था कि ऑनर करने के लिए नहीं किया था बल्कि इनके नाम पे किया गया था। ठीक है, तो इनके नाम पे जो है किंग विलियम थ्री रखा गया था, ना कि इनको ऑनर करने के लिए रखा गया। एक मिनट यार, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, तेरे को मिस कर रहा हूँ शायद। ओके सॉरी, हाँ यहाँ याद आ गया मेरे को क्या चीज़ थी। पहले जो नाम था ना इसका, जब शिवाजी महाराज जी थे तो उस केस में ये विजय डग ही रखा गया था इसका नाम, और बाद में जो है इसका नाम चेंज कर विलियम थ्री कर दिया था, और अब जो है वापस से जो है विजय डग जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है इसका नाम रखने जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था। नहीं चलता है, रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है MOU साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ, और ये किसके इनिशिएटिव के अंतर्गत ये जो है साइन किया गया और क्या करने वाले हैं ये दोनों मिलके। तो अगर आपको ये पता लग जाएगी क्या करने वाले हैं दोनों मिलके, तो आपका इनिशिएटिव पता लग जाएगा। तो आप देखोगे तो ये टोटल 4-5 महीने में जो है एक ही ऐसा कुछ साइन हुआ है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है किस वजह से साइन किया है। क्या इनको घर देना है, ठीक है, घर के लिए साइन किया कि घर के लिए लोन देने के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या इनको सोलर पैनल प्रोवाइड करना है, जो फाइनेंसिंग रहता है वो, जो कि PM सूर्य घर मुक्त योजना के अंतर्गत दिया जाता है। उसके बाद क्या इनको नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो है इन्होंने पार्टनर किया हुआ है, क्या इन्होंने ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत पार्टनर किया, या तो इन्होंने सोलर एनर्जी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए जो है पार्टनर किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्शन बी मिलने वाला है, जो कि ये PM सूर्य घर मुक्त योजना के अंतर्गत इन्होंने MOU साइन किया, और जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है सोलर पैनल लगवाएंगे 2027 तक। मार्च 2027 तक जो है इनका प्लान है कि 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड को जो है सोलर पैनल देंगे, और ये दिया जाएगा PM सूर्य घर मुक्त योजना के अंतर्गत। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो जो भी पर्सन है उनको 6 लाख तक लोन मिलेगा 7% के इंटरेस्ट पे, और ये जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा, और जो भी होम ओनर रहेंगे उनको 6 किलोवाट का जो है वो सिस्टम लगाना पड़ेगा, तभी जो है वो लोन ले सकते हैं विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर वो 6 किलोवाट तक अगर वो इंस्टॉल कर रहे हो तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इनकम डॉक्यूमेंट, तब भी वो जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं अंडर दिस MOU। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है PNB मेटलाइफ। तो PNB मेटलाइफ ने कोलैबोरेट किया है पॉलिसी बाजार के साथ और एक तरह से रिटायरमेंट प्लान सॉल्यूशन निकाला है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिटायरमेंट प्लान सॉल्यूशन जो है इसका आंसर होने वाला है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए मिल रहा है स्मार्ट पेंशन सिक्योर प्लान, ऑप्शन बी डिजिटल, क्या है, डिजिटल रिटायरमेंट स्कीम, तीसरा आपको मिलेगा स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, और चौथा मिलेगा फ्यूचर सिक्योर पेंशन प्लान, और पांचवा है प्राइम रिटायर पेंशन प्लान। तो इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि जो PNB मेटलाइफ है और पॉलिसी बाजार है दोनों मिलके जो है एक कुछ रिटायरमेंट प्लान जो है निकाला गया है। तो इसका आपको बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है अभी तक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर जो है सी होने वाला है। एक तरह से दोनों मिलके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पेंशन प्लान जो है लॉन्च कर रहा है, जो कि एक यूनिक लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है, जिसके अंतर्गत जो भी रिटायर है उनको जो है एक तरह से डिजिटल सॉल्यूशन देने का काम करेगा। और ये डिज़ाइन किया गया वो इंडिविजुअल के लिए जो कि 40 से 50 साल के बीच में, ठीक है, कि वो जो है अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाए उसके लिए। और बोला जा रहा है कि ये जो प्लान है ये इंक्लूड रहेगा जो पेंशन मिड कैप फंड है उसमें उसके साथ जो पेंशन बॉन्ड फंड है उसमें भी जो है ये इंक्लूड रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि इसरो ने इनिशियल सिस्टम यूनिट जो है, जो इसरो की जो इनिशियल सिस्टम यूनिट है इन्होंने पार्टनर किया है IIT मद्रास के साथ, और दोनों मिलके जो है क्या इन्होंने मतलब कौन सा जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाया फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो IIT से जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, IIT से जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए मिल रहा होगा
मूसक 2, ऑप्शन बी शक्ति रोमियो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है आइरिस मिल रहा होगा, ऑप्शन डी पृथ्वी 64, ऑप्शन ई अस्त्रोचिप। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो स्पेस एप्लीकेशन के लिए जो है निकाला गया है वो ऑप्शन सी आइरिस निकाला गया है। और इसरो की बात करें, इसरो और आईआईटी मद्रास जो है मिलके इसको बनाई है। और ये जो है टोटल 64 बिट का 64 बिट का जो है चिप होने वाला है, सेमीकंडक्टर बेस्ड, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये बेस्ड है शक्ति प्रोसेसर पे। किस पे बेस्ड है? शक्ति प्रोसेसर पे जो है बेस्ड है, ठीक है। लिख नहीं पा रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी गलत हो रही है बिकॉज इतनी मेरे को आदत नहीं है। ये है शक्ति, ए माँ शक्ति, शक्ति दे माँ। तो शक्ति प्रोसेसर के बीच में जो है इसको बनाया गया है। तो बोला जा रहा है कि ये जो है शक्ति प्रोसेसर का जो है थर्ड माइक्रो प्रोसेसर रहने वाला है। इससे पहले जो है रोमो बना था 2018 में, और उसके बाद जो है मॉस्क्विक, जो आपको ये दिख रहा हो ना मॉस्क्विक, इसको बनाया गया था। तो रोमो जो है 2018 में बनाया गया था, और जो मॉस्क्विक है इसको 2020 में बनाया गया था, और आइरिस को जो है 2025 में बनाया गया अंडर शक्ति प्रोसेसर के अंतर्गत, जो कि टोटल 64 बिट का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इंडियन अमेरिकन ये टंडन जो है, रवीना टंडन नहीं, चंद्रिका टंडन, तो इन्होंने जो है फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड जीता। कौन सी कैटेगरी में, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? तो इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है। तो इनको जो है मिला है बेस्ट न्यू एज एम्ब्रिड और चिड एल्बम के लिए, चिरेड एल्बम के लिए मिला है, ठीक है। तो ये जो ग्रैमी अवार्ड था 2025 का, ये जो है 67 एनुअल ग्रैमी अवार्ड था। और ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है वो रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और इस बार जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये रवीना टंडन नहीं बल्कि चंद्रिका टंडन को ये मिला गया है, और इन्होंने जीता है ग्रैमी अवार्ड फॉर हर एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में दिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बेस्ट न्यू एंड एम्ब्रिड कैटेगरी में ये दिया गया। और इस अवार्ड को जो है लॉस एंजलिस यूएसए में दिया गया है। इसके साथ दूसरे भी विनर्स हैं, जैसे कि यूएसए से साउथ अफ्रीका के विनर हैं, जापान के विनर है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के लिए जो है आपको जो इंडिया की तरफ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये कवर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है डोगरी लैंग्वेज में जो है किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपको ए मिल रहा होगा, वीर रश। वीर का नाम सुन के मूवी की याद आती है, कितना ऐड किया था यार वीर ने, इंडिया का क्रश है भाई ये वीर। नेक्स्ट जो है ये वीर से मेरे को याद आया, आपने एक कॉमेडियन को फॉलो करते हो क्या, मौर्य करके, पुनीत मौर्य या पता नहीं क्या, उसको भाई पीटने के लिए चले गए यार गुंडे। इतना फनी लगा ना जब वीर के गुंडे थे वो पीटने के चले गए, बिकॉज वो बंदा कॉमेडी कर रहा था उसके ऊपर, उसकी वजह से। मतलब यार कॉमेडी नहीं सह सकते तुम, और इंडियन क्रश बनने के लिए चले हो। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। और ये पर्सन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अरोड़ा, चमन अरोड़ा जो है लेट चमन अरोड़ा को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर डोगरी लैंग्वेज। तो इनकी कौन सी जो है बुक के लिए या कौन सी वर्क के लिए ये मिला है, तो बताना है आपको। सी जो है आपको डोगरी कथन मिलेगा, और नया सोच डोगरी, और डोगरी साहित्य के मोती। आप देख सकते हो ना हर जगह डोगरी लगा दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन है भाई कौन सा ऑप्शन होने वाला है इसमें। तो इसमें जो आपको मिलेगा वो डोगरी नहीं है, बल्कि इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर आपको बी मिलेगा। जिसने बी लगाया वो सही लगाया। ये जो दिया गया ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया गया, साहित्य अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है, और ये लेट चमन अरोड़ा को दिया गया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डोगरी कैटेगरी में ये जो वर्क है इनका, इसकी वजह से ये दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है इनको 1 लाख रुपए एज अ कैश प्राइज भी दिया गया, और उसके साथ कॉपर का कुछ कॉइन दिया गया है, सॉल दिया गया है। ये सब चीज़ें जो है इनको इस अवार्ड में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्ब्स टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको बताना है।
तो फोर्ब्स का जो रिपोर्ट निकलता है ये क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री पावर और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इसके ऊपर निकलता है, या जो फोर्ब्स का जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत बोला गया है कि इंडिया का जो रैंक है वो 12 नंबर पे है। तीसरा जो ऑप्शन मिल रहा है कि 5 मीटर में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोला ना, मैंने आपको पहले ही बोला ना, मैं आपको इसमें इजी क्वेश्चन भी दूंगा और हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा। आपको एग्जाम में पता क्या करेगा, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। एग्जाम होने से पहले आपको एग्जाम में जैसे 5 कैटेगरी में देगा ना, तो इसमें से आपको 5 कैटेगरी का नाम पूछ लेगा कौन कौन सा 5 कैटेगरी में, इसमें से कौन सा वाला कैटेगरी नहीं है। 5 ऑप्शन देगा, उसमें बोले कौन सा वाला कैटेगरी नहीं है जिसमें टॉप 10 जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है फोर्ब्स की तरफ से रिलीज किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी से तैयारी रखनी है, तभी जो है आप वैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जाकर फोड़ सकते हो। ठीक है, और इवन मैंने कुछ मॉक्स भी लगाए हैं, और मॉक में भी देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, और एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो जाता है और बाद में फिर आप बोलते हो टीचर ने पढ़ाया नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसके से नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम तो अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, जितने बड़े बड़े पीडीएफ जो प्रोवाइड करते हैं वो अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। उनकी एक गलती रहती है, मैं मानता हूँ कि वो जो है ना ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं, जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट नहीं होता वो डाल देते हैं पूरा का पूरा ही, भाई हमारे यहाँ से आया है ऐसा बोलने के लिए, बट वो गलत है। अब बंदे को तुम 300 पेज का मंथली पढ़वाओगे, उसके बाद बोलोगे कि तुम्हारे मुश्किल से 20 नंबर 25 नंबर आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब 300 पेज आप 5 महीने पढ़ोगे, कुछ 1500 पेज के आसपास आप पूरा कंटेंट पढ़ते हो, उसके बाद आपके कुछ 20 नंबर 25 नंबर बड़े मुश्किल से आ रहे होते हैं, तो क्या फ़ायदा भाई। 1500 पेज पढ़ो तो कम से कम 40-50 नंबर तो आए, इतना तो स्कोर करके आओ जीए में, तो इतना भी नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि इनरिलेवेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है जो टॉपर्स रहते हैं उनके द्वारा। ठीक है, टॉपर्स बोलते हैं हमने ये किया, तो आप जो है ना अंधाधुन चले जाते हो उधर की, हम तो इसी को फॉलो करेंगे, यही जो है हमारा नैया पार लगाएगा, बट आपका नैया पानी लगा दो नैया डुबा देता है। तो इसका सही तरीका यही है पढ़ने का कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, और ये चीज़ जो है ना आपको एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको पेपर देने के बाद जो समझ आने लग जाएगा क्या हमें छोड़ना चाहिए क्या नहीं। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे पूछो पहले कि आप कैसे तैयारी करते हो जीए की, क्योंकि वही जो है आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं रादर दिन कोई टीचर या तो जो मैगजीन बेच रहे हैं ये सारे। ठीक है, इवन मैं भी बोलता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ सही गाइड करने की, लेकिन कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ कि स्टूडेंट का जो है बिना जो सिचुएशन समझे मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो वो गलत भी होगा। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है जिसका जीए जो है बहुत ही वीक है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है जिसकी जीए जो है थोड़ा मीडियम लेवल पे वो याद कर लेता है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो कोई स्टूडेंट है जिसका बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर सकता है जल्दी, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ये तीनों कैटेगरी स्टूडेंट एक ही कैटेगरी फॉलो करते हैं, वो है टॉपर्स की कैटेगरी। ठीक है, और टॉपर जो है ना वो कोई जीए पढ़ के नहीं बनता, वो बनता है मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से। ठीक है, तो ये जो है ना टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अंधाधुन नहीं फॉलो करनी चाहिए, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए फॉलो करनी चाहिए। चलो कमिंग टू द पॉइंट, हम चलते हैं अब इसका बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको बराबर एक्सप्लेन करूँगा क्या इस रिपोर्ट के ऊपर बताया गया। तो इसका आंसर आपको बी मिलने वाला है, जो कि ओनली 2 and 3 मिलने वाला है। क्यों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये फोर्ब्स का जो मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड 2025 का जो रिपोर्ट निकाला गया फोर्ब्स की तरफ से, इसमें फर्स्ट नंबर में आपको यूएसए मिलने वाला है, सेकंड नंबर पे आपको चाइना मिलने वाला है। ठीक है, और ये क्यों निकाला जाता है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के लिए बेसिस पे निकाला जाता है। इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री पावर दोनों ही इंक्लूड रहती है। थर्ड नंबर पे आपको रशिया मिलने वाला है, और 12th नंबर पे जो है इंडिया मिलने वाला है। मतलब उसका मतलब क्या, 2 स्टेटमेंट तो हमारे सही हो गए। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो आपको दूसरी जो है कंट्री मिल जाएगी, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 12th नंबर पे आता है, लेकिन अगर जीडीपी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है। ठीक है, तो इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये टोटल 195 कंट्रीज़ को सिलेक्ट करता है, और उसके बीच में जो है 5 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो है कंसिडर करता है। और इसमें से आपको कौन कौन से 5 पैरामीटर मिलेंगे, एक तो लीडरशिप मिलेगी, एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मिलेगा, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा, और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ मिलने वाला है। और इसमें आप देखोगे तो ओके सॉरी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ और ये अलग गलत हो गया। ठीक है, तो ये 2 और 3 इसका आंसर है, मुझे लगा वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मुझे लगा कि ये जीडीपी भी इसमें लिखा पड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 वाला गलत है, बाकी दोनों जो है सही है, 2 और 3 वाला सही है। क्या क्या है इसमें इंक्लूड, लीडरशिप है,
फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस है और मिलिट्री अलायंस इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाला था, ठीक है, और ये जो है अम्बुड्समैन स्कीम के बारे में हमको ऑलरेडी पता होगा, तो इसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट निकाला था, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर बताना है क्या जो है इसका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ये बता रहा है कि ये जो है अचीव करता है 95% कंप्लेन रेजोल्यूशन रेट 2024 के लिए, फाइनेंशियल 2024 के लिए। उसके साथ बोला जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेन जो है मोबाइल और नेट बैंकिंग के रिलेटेड था। उसका टॉप 5 स्टेट जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्लेन आया है पर लाख अकाउंट के तौर पे, वो चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान मिलने वाला है। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है, आपको ये बताना है। आपको मैं टोटल 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका आंसर आपको डी मिलने वाला है, जो कि 1 2 3 मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अब एम्बोसमेंट स्कीम की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि कंप्लेन अगर कोई करना चाहे तो उसके अंतर्गत जो है कंप्लेन कर सकता है बैंक, एनबीएफसीज या पेमेंट बैंक्स रहते हैं उनके पास भी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि कितने जो है कंप्लेन जो है सॉल्व किए गए हैं। तो आरबीआई ने टोटल 95% जो है कंप्लेन रिजॉल्व किए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, और एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 2.84 लाख जो है कंप्लेन जो है सॉल्व किए गए हैं बाय दी आरबीआई स्कीम के अंतर्गत। और ये किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो है इसका इंटरवल रहने वाला है, ठीक है। और टॉप 5 स्टेट्स की बात कर ले वो आपको मिलेगा चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। और लोएस्ट कंप्लेन अगर बात करें, लोएस्ट कंप्लेन कहाँ से आया था, वो आया था मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर और लक्षद्वीप। मोस्टली आपको ये सारे स्टेट्स वो मिलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो ये 5 जो है स्टेट जहाँ से सबसे कम कंप्लेन है और सबसे ज़्यादा कंप्लेन चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड आपको मिलने वाला है। आपको बताना है ये, इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एक्सरसाइज विंग्ड राइडर है, इसमें कौन कौन सी मिलिट्री जो है पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी। बताइए ये इसका होना चाहिए। जो हमारी जीए की सीरीज चल रही है उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कहीं भी राइडर आ गया तो राइडर का मतलब क्या समझना, फाइटर जेट समझना। और वो फाइटर जेट को जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट नहीं बल्कि जो आर्मी का पायलट है वो उड़ा रहा है। तो इससे आपको क्या याद आएगा कि एयरफोर्स का जो है वो प्लेन है, लेकिन जो पायलट है वो आर्मी का है। मतलब इसमें 2 जो है पार्टिसिपेंट मिलने वाले हैं विंग राइडर में, वो आपको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलने वाली है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसके बारे में पढ़ा होगा कि मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है, ठीक है, कुछ 2 साल के आसपास होने वाला है। तो ये वायलेंस की वजह से जो है जो मणिपुर के सीएम है इन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। अपना जो ये सीएम के तौर पे काम कर रहे थे वो अपना सीट छोड़ दिया, ठीक है, चेयर छोड़ दिया। और उसकी वो किया गया है प्रेसिडेंसी रूल इम्प्लीमेंट होने के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी रूल इम्प्लीमेंट हुआ जिसकी वजह से इनको अपना सीट छोड़ना पड़ा। तो आपको ये बताना है कि कौन से वो सीएम ऑफ मणिपुर थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी इम्प्लीमेंट होने से पहले अपना जो है सीट जो है छोड़ दिया, ठीक है। और क्यों छोड़ा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्टोरी बता दी है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंसी रूल लग जाता तो इनके यहाँ से कोई सीएम नहीं बन पाता, ठीक है। तो इनकी जो भी मिनिस्ट्री है बीजेपी है, तो बीजेपी की तरफ से सीएम नहीं बन सकता। अब इन्होंने सीट छोड़ दिया तो इसका मतलब इनकी तरफ से कोई दूसरा जो है सीएम बन सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी रूल अगर लागू हो जाती तो अपोजिशन से जो है फिर कोई ना किसी को सिलेक्ट करना पड़ जाता, या तो वापस से वोटिंग हो जाती। तो वो सारे सीनेरियो ना हो, तो उसके लिए जो है कि कौन सा जो है चेयरमैन ने जो है मणिपुर का जो है चेयर छोड़ दिया है, आपको ये चीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। इसका आंसर आपको सी मिलने वाला, जो कि विपिन सिंह है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस्ड है। पूछा गया कि जो प्रेसिडेंसी रूल जो इम्पोज किया गया मणिपुर के ऊपर वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, वो बताना है आपको। उसके बाद मैं ये न्यूज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन कराता हूँ डिटेल में। तो ये किया गया है आर्टिकल 356 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है
इफिशिएंसी रूल जो है किसके कौन सा आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है। और मणिपुर की बात करें तो इसमें 2 ट्राइब्स हैं, एक है कुकी और एक है मैत्री। तो दोनों के बीच में कुछ 2 साल से ज़्यादा हो गया कि झगड़ा हो रहा है, और ये झगड़ा जो है सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। और इतना ज़्यादा वायलेंट हो चुका है मणिपुर कि उधर के लोग जो है अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। इवन इंडियन आर्मी भी जो है इनमें काबू नहीं कर पा रही, ये मिलिटेंट के पास। और इन मिलिटेंट के पास जो है गन वन भी आ चुकी है। और गन वन कहाँ से आई है, क्योंकि मणिपुर जो है बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, कहाँ से, म्यांमार से। तो म्यांमार से जो है इनलीगली जो है गन लेके आते हैं, और इनके पास जो है खुद का गन वन भी है, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए कि इनको एक तो खुद के साथ ही जो है एक दूसरे के साथ ही झगड़ा है, ऊपर से इनको जो है इंडिपेंडेंट अपना कुछ मणिपुर का स्टेट बनाना है, एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है अपना खुद का एक स्टेट बनाना है, वैसा कुछ चल रहा है बात, ठीक है। मेन तो इनका खुद के बीच में ही जो है झगड़ा है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसको बनाया गया। ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, और अपॉइंटमेंट से डेफिनेटली यार आप आंसर तो दे दोगे, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको जो है चीफ इलेक्ट्रॉनिक्स कमिश्नर बनाया गया। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, तो इसका आंसर जो है आपको क्या मिलने वाला है, बी मिलने वाला है। तो इनकी बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया एज 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो सक्सीड कर रहे हैं राजीव कुमार को, ठीक है, राजीव कुमार को सक्सीड कर रहे हैं। और ये जो है पहले CSC बने हैं, जो कि अंडर दी न्यू सेक्शन लॉ के अंतर्गत बनाया गया है। अब न्यू सेक्शन लॉ के अंतर्गत पहले जो है सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट करता था, लेकिन अब जो है कैबिनेट की तरफ से जो है इनको सिलेक्ट किया गया है, और ये सर्व करेंगे कुछ 2025 से लेके 2029 तक, ठीक है। तो ये कुछ 4 साल के अंदर जो है सर्व करने वाले हैं। और ये न्यू सिलेक्शन लॉ की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यू सिलेक्शन लॉ जो है पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के तौर पे किया जाता था, और अब जो है जो यूनियन मिनिस्टर है और उनके साथ जो PM है, उनके साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनसे जो है अपॉइंट होंगे ये चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर। कौन कौन, PM पार्ट होंगे इसके, प्राइम मिनिस्टर, उसके जो यूनियन मिनिस्टर्स रहेंगे वो पार्ट होंगे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी पार्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़, और इसके साथ जो है ये लॉ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ ही। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि हु इज़ 73 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये CA बनाने का काम करते हैं, और बात करें तो ये पाजी है जिनको ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको पाजी का नाम बताना है, कौन है पाजी, बताइए। CA रंजीत कुमार अग्रवाल, CA प्रसन्ना कुमार D, CA चरणजोत सिंह नड्डा। मैंने आपको बोला है कि पाजी है, तो इसका मतलब बताइए कि इसमें सिंह विंग कहीं लग रहा है, तो उसको वही आंसर होना चाहिए, आप यही बोलोगे। और चौथा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अतुल कुमार गुप्ता, ठीक है। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। हर पंजाबी जो है सिंह नहीं होता, तो वैसे ये जो है आपको आंसर मिलेगा कि नंदा, इसका आपको आंसर मिलने वाला है, नंदा आंसर है। एक मिनट, इसका आंसर ओके, हाँ नंदा ही है। तो हर सिंह नहीं होता, बल्कि सिंह ही जो है वही पंजाबी होते। तो चरणजोत सिंह नड्डा को जो है एज अ 73 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट जो है बनाया गया हमारे इंडिया का, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट ही है जो कि CA के लिए जो सेलेक्ट किया जाता है, और इन्होंने रिप्लेस किया CA रंजीत कुमार अग्रवाल को। और मीनवाइल की बात करें तो जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं प्रसन्ना कुमार D, ये आंध्र प्रदेश से जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है, और चरणजोत सिंह नड्डा को एज अ प्रेसिडेंट की तरह सेलेक्ट किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, रंजीत कुमार अग्रवाल को जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज़्यादा पेड एथलीट कौन है, टॉप 10 अभी एक रिपोर्ट आई थी, 4th एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 का। तो इसमें आपको
मेसी मिलने वाला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिलने वाला है, फिर जेम्स मिलने वाला है जो बास्केटबॉल खेलते हैं, टाइसन फ्यूरी जो रेसलिंग करते हैं, और स्टीफन करी। तो मोस्टली इसका आंसर सब जानते होंगे यार, ऑप्शन इसका सी होने वाला है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग मारेंगे भी नहीं हम। तो रोनाल्डो की बात करें तो इन्होंने सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में जो सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाए हैं, और टोटल 260 मिलियन जो है इनकी अर्निंग नेटवर्थ है, ऐसा कुछ कहना है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, किसको जो है स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो है दिया गया था 7 स्टार स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025 के अंतर्गत किसको मिला है। तो ये जो है क्या खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं। तो इनमें से बताइए कौन जो है हॉकी खेलता है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये हॉकी खेलते हैं, इनको स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है मेल कैटेगरी में। तो नीरज चोपड़ा के बारे में बताओगे, ये जो है जेवलिन थ्रो करते हैं, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं, बजरंग पुनिया रेसलिंग करते हैं। तो एक ही पर्सन बच गया, PR सिरेज जो कि हॉकी के क्या है, ये गोलकीपर है। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, जो कि इंडिया हॉकी लेजेंड के तौर से जाना भी जाता है इनको। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बना है जिन्होंने पंचायती राज डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अंतर्गत पहला रैंक जो है अचीव किया है, ठीक है। तो इसमें आपको केरला मिलेगा, उसके साथ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, जल्दी बताइए आप हमें, आंसर तभी बढ़ेंगे आगे, 1 घंटा होने वाला है। मुझे लग रहा है मेरा वीडियो का वो ख़त्म ना हो जाए, मेमोरी ख़त्म ना हो जाए। मेमोरी यार हर समय कितनी भी बड़ी आप 2-3 टीवी में तो नहीं है वैसे, कितनी बड़ी जीबी ले लो या टीवी ले लो, वो ख़त्म ही हो जाता है मेमोरी। मुझे लग रहा है कि ख़त्म ना हो जाए, बाकी तो ठीक है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको सी मिलने वाला है, जो कि कर्नाटका है, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है फर्स्ट में आई है, पंजाब नहीं, पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 के, और इनकी स्कोर की बात करें 72.23 इनकी स्कोर मिलेगी। इन्होंने ये जो फॉलो करा केरला और तमिलनाडु को। और ये जो पंचायती राज डिवोशन इंडेक्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिलीज करती है। और इसके अंतर्गत पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि कर्नाटका है, दूसरा केरल है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा महाराष्ट्र मिलेगा, और पाँचवा जो है उत्तर प्रदेश मिलने वाला है। और 1 मिनट यार, ये कहाँ से खुल गया, ओके। और क्या था, और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि ये रिपोर्ट जो है 6 डायमेंशन को जो है कवर करता है। पहला है फ्रेमवर्क, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है फाइनेंस, चौथा है फंक्शनलिटी, पाँचवा है कैपेसिटी एनहेंसमेंट, और चौथा है अकाउंटेबिलिटी। तो ये 6 डायमेंशंस को जो है कवर करता है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मोस्टली जो पंचायती राज है वो कैसा काम कर रहा है उसके बेसिस पे इनको स्कोर दिया जाता है, और उनके बेसिस पे जो है रैंक किया जाता है, जिसमें से टॉप किसने मारा है, टॉप जो है कर्नाटका ने मारा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक बहुत अच्छी खासी है। बताइए क्या इसका रैंक है। तो करप्शन के बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है कि कौन सा देश जो कितना करप्ट है। तो इसमें करप्ट के मामले में इंडिया आगे, बट इंडिया से भी आगे हमारी पड़ोसी देश चाइना है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है निकाला गया है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी जो है एक तरह की NGO है, ये निकालती है, जिसमें बोला गया कि इंडिया की रैंक जो है वो 96 है। मैं रैंक भूल गया था एक्चुअली। तो इनकी रैंक जो है 96 मिलेगी, और ये 96 रैंक जो है शेयर किया जा रहा है गाम्बिया और मालदीव के साथ, मतलब ये दोनों का भी रैंक सेम है। और इन्होंने जो टोटल स्कोर मारा है इधर 38 का मारा है। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में इंडेक्स में जो है आपको डेनमार्क मिलने वाला है, सेकंड नंबर पे जो है फिनलैंड मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपको सिंगापुर मिलने वाला है, और 96 नंबर पे इंडिया, गाम्बिया और मालदीव मिलने वाला है, जिनका स्कोर जो है 38 है। और डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का जो स्कोर है वो आपको 96 मिलने वाला है। और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट में आपको साउथ सूडान मिलने वाला है, और उसके साथ सोमानिया और उसके साथ वेनेजुला, ये आपको मिलने वाले हैं। साउथ सूडान की जो रैंक है वो 180 है, ठीक है, सबसे बॉटम में इनका ही रैंक आता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कौन सी कंपनी ने जो है 21 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है 2025 में। तो इसका आंसर तो आपने दे दिया होगा, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ये नहीं आएगा ना तो आप मतलब छोड़ दो यार, एग्जाम देना छोड़ दो, मैं तो बोलता हूँ इसका आंसर पता होना चाहिए यार। स्टारलिंक सैटेलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली यार।
जो नहीं भी तैयारी कर रहा होगा ना वही बता देगा, इसका आंसर जो है बी होने वाला है कि स्पेसएक्स ने जो है फैल्कॉन 9 की हेल्प से जो है इस सैटेलाइट को भेजा है लो अर्थ ऑर्बिट में, और टोटल जो है बोला जा रहा है कि 13 मिशन जो है डेडिकेटेड है इस डिप्लॉयमेंट में, जो स्टारलिंक का डिप्लॉयमेंट है। और स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक सैटेलाइट जो स्पेसएक्स की है, इन्होंने जो है जियो और एयरटेल के साथ पार्टनर किया है, जिसके जो हमारे इंडिया में भी जो है इंटरनेट जो है सैटेलाइट के थ्रू मिल पाए। स्टारलिंक सैटेलाइट काम क्या करता है इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जैसे कि अभी इंटरनेट, अभी ग्लोब है, ग्लोब में अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपको एक चीज़ चाहिए होगी, वो है टावर। और टावर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट होता है वाया वायर, और कोई कोई जगह ऐसी रहती है माउंटेन इलाका जहाँ पे वायर पहुँचना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में ये सैटेलाइट हेल्प कर सकता है, और इस सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट मिल सकता है। और ये रिमोट एरिया या जैसे डिफेंस है उधर भी ये हेल्प कर सकता है, जिसके से जियो और एयरटेल ने मार्च के महीने में पार्टनर करके ये लॉन्च किया। ठीक है, इसके बारे में हम और MCQs लगाएंगे तो वो कवर करेंगे नेक्स्ट कभी वीडियोस में। नेक्स्ट चलते हैं, ये एक तरह का जॉइंट वर्चरी का नाम बताना है जिन्होंने 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है इंडियन आर्मी को सौंपी है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए BDL, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन डी DRDO, ऑप्शन डी एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन ई इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो अगर आप थोड़ा भी अगर गन्स वन्स के बारे में पता हो, तो अगर आपको नहीं भी पता होगा न्यूज़, तब भी आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि इसका आंसर जो है रशिया मिलने वाला है। कोई ना कोई से रशिया जो है लिंक होगा। इसका कारण ये है कि AK-203 जो है रशिया जो है बिल्ड करता है। तो इसका आंसर आपको जॉइंट वर्चरी मिलेगा। इंडिया और रशिया के बीच में एक राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 40,000 जो है AK-203 जो है बनाने का काम करेगी। इसके बारे में पढ़े तो ये बनाया जाएगा कोरबा ऑर्डिनल फैक्ट्री जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो भी स्किल है जो कि रशिया के पास है ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। AK-203 जो कि AK-47 का ही जो एडवांस वेपन है, तो ये किया जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, और बाद में पहले तो इसको 70% तक किया जाएगा, बाद में इसको 100% जो है लोकलाइज भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड इंडो रशिया प्राइवेट लिमिटेड एक तरह से कंपनी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो जल थल रक्षा 2025 कंडक्ट कराया गया है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होने वाला है आपको ये बताना है। इसके आपको ये भी बताना है कि एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहा है, इसका आंसर बताना है। तो इसकी लोकेशन देखें तो क्या है इसकी लोकेशन, बताइए जल्दी। 2 मिनट देता हूँ आपको, 2 मिनट तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए 2 मिनट, 20 सेकंड के आसपास देता हूँ। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए, सोचिए। जल थल रक्षा के बारे में बताओगा कि कौन कौन जो है इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लेकिन मैं आपको जो लोकेशन पूछ रहा हूँ इसका, मैंने शायद से आपको आंसर ही बता दिया। इसका आंसर आपको गुजरात मिलने वाला है। गुजरात में जो है इंडियन आर्मी इसको कंडक्ट कर रही है, और जो इनलीगल एनक्रोचमेंट ना हो उसके लिए पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, इनलीगल एनक्रोचमेंट ना हो उसके लिए पार्टनरशिप की गई है, और ये एक्सरसाइज एम करता है कि गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री और डिफेंस जो है वो एक साथ जुड़े जब भी ऐसा कुछ टेररिस्ट अटैक हो और वॉर टाइम सिचुएशन हो उसके लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ इनलीगल एनक्रोचमेंट के साथ जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ाने का काम करता है ये एक्सरसाइज। और जल थल की बात करें तो किसने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, जल थल रक्षा, हमारे बॉर्डर को कौन रक्षा करता है इंडियन आर्मी रक्षा करता है। ठीक है, BSF भी करता है, बट आपको याद रखना कि डिफेंस के तौर पे इंडियन आर्मी करता है, आर्म फोर्स में जो है BSF करता है, तो इंडियन आर्मी आपको इधर से याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है विच इंडियन टीम वॉन राजा फलिंद्रा सिंह ट्रॉफी, और ये अभी 78 नेशनल गेम 2025 का जो हो रहा था यहाँ पे कौन जीता है आपको ये बताना है। और इवन मैंने 78 नेशनल गेम जो है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया है, और इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं बट थोड़ा बहुत कुछ मैं बता दूंगा। ये जो है उत्तराखंड में हो रहा था, और कौन सी टीम जो है यहाँ पे जीती आपको ये बताना है। महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तमिलनाडु या पंजाब। तो इसमें से सबसे जो अजीब दिख रहा है ना वही आपका आंसर रहने वाला है कि जो SSCB है इन्होंने ये 5वीं बार ये टाइटल जीता है। टोटल इन्होंने 121 मेडल जीते, उसमें से आपको 68 जो है गोल्ड मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है। ठीक है, और
ये जो आपको टीम दिख रही है ये गुजरात बेस्ड है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि कौन सी कंट्री ने जो है 4th बैडमिंटन एशियन मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 का जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इंडिया की ट्रॉफी नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको इंडोनेशिया मिलने वाला है। ये इंडोनेशिया जो है 4th बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो भी है टीम चैंपियनशिप वो जीता है, मिक्स टीम चैंपियनशिप, और ये पहला एवर जीता है जिसके से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाइना मिलेगा, तीसरे नंबर पर जापान और थाईलैंड दोनों को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अभी 9th एशियन विंटर गेम्स जो हुआ था इसमें कौन सी कंट्री ने जो है टॉप मारा है। इसमें आपको जापान, चाइना, साउथ कोरिया, फिर कजाकिस्तान और इंडिया मिलने वाला है। तो इसका आंसर आपको चाइना मिलने वाला है। चाइना ने जो सबसे ज़्यादा टॉप मारा इन टर्म्स ऑफ दिस इवेंट। अब बताना है कि म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली अपना स्टैक बढ़ाया, एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने रिसेंटली स्टैक बढ़ाया 5.0238%। मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है कि इतना एग्जैक्ट याद रखना, बट ऐसा बहुत कम ही न्यूज़ होता है जिसमें आपको 5 ये ऐसा कुछ अजीब सा जो है रेट बढ़ाया हुआ, तो आपको इसलिए आंसर पता होना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर आपको डी मिलने वाला है कि एक्सिस बैंक का जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने स्टैक बाय किया। नेक्स्ट चलते हैं। एक बुक का नाम बताना है कि कौन जो है इसको ऑथर करता है, ठीक है, किसने इसको कंपाइल किया है। बुक का नाम है आई एम, बुक का नाम सिर्फ आई एम है, क्वेश्चन मार्क। तो किसने कंपाइल किया है इसके बारे में आपको बताना है। जगदीप धेनकर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, फिर गोपीनाथ हिंदोजा या तो रतन टाटा, लेट रतन टाटा, फिर उपेंद्र त्रिपाठी। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको गोपीचंद हिंदुजा मिलने वाला है जिन्होंने इस बुक को जो है कंपाइल किया है, जो कि एक तरह से यूनिटी और जो इंटरफेथ डायलॉग है इसके ऊपर लिखा गया, एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट आपको बताना है 23rd जो अभी पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का हो रहा था, इसमें मैस्कॉट क्या है। बताइए क्या इसका मैस्कॉट क्या होने वाला है। क्या है 23rd नेशनल पैरा चैंपियनशिप। तो इसका जो मैस्कॉट है आपको मिलेगा एलिफेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैस्कॉट जो है आपको एलिफेंट होने वाला है, और ये इवेंट जो है चेन्नई में हो रहा था, तो ये एलिफेंट आपको इसका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट चलता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है लॉन्च किया है एक तरह से बैंकिंग प्रोडक्ट फॉर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक तरह से बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया, और आपको ये चीज़ बतानी है कि ये जो सीनियर सिटीजन के लिए बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया कौन कौन से 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट इसमें लॉन्च किए गए। मैंने आई थिंक आपको आंसर ही बता दिया, तो ये बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल सेविंग अकाउंट, दूसरा है हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड, तीसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, चौथा है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, पांचवा है एसएमई लोन पैकेज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको जो है मिलने वाला है सी, जो कि एक तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया है इन 5 महीनों में, ठीक है। तो एक लौता न्यूज़ है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से है सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये आपको 2 अकाउंट पता होना चाहिए, एक तरह से सेविंग अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है लॉन्च किया गया है ये बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 55 एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये कहाँ पे हो रहा था आपको ये बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, आपने पता भी लगा लिया होगा, जिसको आता होगा तो एक ही बार में देख के बता देगा। तो इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है, डावोस स्विट्जरलैंड जो इसका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम, ये एक डिजीज़ है गाम बेंसी। तो ये जो है ह्यूमन अफ्रीकन, ये अजीब से नाम है यार, जो WHO ने डिक्लेयर किया, कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया आपको ये बताना है। पहला जो है नाइजीरिया मिलेगा, दूसरा जो गुआना, तीसरा केन्या, चौथा साउथ अफ्रीका, पांचवा इथोपिया। सारे गरीब नहीं, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बोलूँगा मैं इसको, गरीब थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, गरीब देश। और कौन सी जो है आपको कंट्री जो है डिक्लेयर किया गया है इस डिजीज से फ्री, कौन सा डिजीज है, कुछ अजीब से ही नाम है यार। तो इसका आंसर आपको गुआना मिलने वाला है। तो गुआना से पहले जो है नाइजीरिया ने और फ्री हुई थी, अब जो गुआना इसमें फ्री हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है आपको, जो अभी वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 का हो रहा था, तो इसमें कौन सी टीम जीती है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपको बी मिलने वाला, ठीक है। तो वॉरियर ही जो है हॉकी खेलते हैं, बिकॉज नॉर्मली आप और मैं हॉकी नहीं खेलते, ठीक है। आपने बचपन में कभी आपने हॉकी नहीं खेला होगा, आपने क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा, इवन टेनिस खेला होगा, लेकिन हॉकी बहुत कम लोग खेलते हैं। तो इस
हॉकी कौन खेलता है? जो वॉरियर होता है वो खेलता है, और वो भी वॉरियर जो है उड़ीसा से आते हैं, वो वॉरियर जो है हॉकी खेलते हैं। तो ऐसे जो है आपको याद रखना है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है शुक्ला जी। शुक्ला जी के बारे में पता ही होगा यार, ये तो बहुत समय से जो है न्यूज़ में चलते रहते हैं। तो अभी एक तरह से प्राइवेट मिशन था, प्राइवेट मिशन के जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, और कौन से स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया आपको ये बताना है इसका आंसर। गगनयान 1, अस्त्री, मिस 3, ब्लू ऑरिजिन, NS-23, ओहुम, मिशन 4 या तो चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 तो हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। बाकी बताइए बाकी क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है पहला मिशन जो है शुक्ला जी जो जाने वाला है वो है ओहुम मिशन 4, जो कि नासा जो है लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इनको जो है सिलेक्ट किया गया है, और ये जो है पहला ह्यूमन मिशन होने वाला है एक तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। विच नासा एस्ट्रोनॉट रिसेंटली, इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक करके, और ये कोई फीमेल है, इसका आंसर को बताना है। तो ये फीमेल तो आपने देख ही लिया होगा अभी न्यूज़ में, जो कि अभी नासा में गए थे, और ये सिर्फ छुट्टी बनाने गए थे 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए सॉरी, और छुट्टी बनाने गए थे 8 दिन के लिए, लेकिन कोरोना आ गया जिसकी वजह से इनको कुछ 286 डेज़ के लिए रहना पड़ गया उधर, ठीक है। क्या हो गया था बताता हूँ। इनको भेजा था 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फिर इनको जो है वापस लौटना था, लेकिन क्या हुआ कि स्पेस स्टेशन जो है जहाँ से ये गए थे वो जो है डॉक किया, उसके बाद जो है डी डॉक नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इसके से रह गया था। तो वो क्या हुआ कि अब वापस से पूरा एक रॉकेट बनवाया गया, जिसको बनाने में इनको इतना दिन लग गए, और उसके बाद वो वापस से वो डॉक किया वो जगह पे स्पेस स्टेशन में। उसके बाद वो वापस से कुछ 286 डेज़ के बाद वापस हमारे अर्थ में वापस आए, ठीक है। तो इनका फोटो तो आपने हर जगह पे देख ही लिया होगा। तो वो कौन से पर्सन है? वो है सुनीता विलियम। तो सुनीता विलियम के साथ गए थे 4 लोग, और 2 सुनीता विलियम के साथ एक और पर्सन गए थे, उनका नाम बताना है, और 2 लोग जो है इनको लेने भी गए थे। मैंने आज के करंट अफेयर्स में आपको ये चीज़ कवर करवाई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है इससे भी। और इनकी वॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वॉक किया इन्होंने, और बाकी चीज़ें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सुनीता विलियम इधर आंसर हो गया, ठीक है, डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन लेके आ गया कि ये लॉन्गेस्ट वॉक कितने देर के लिए किया था, तो आपको ये बताना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझे पता है, बट एग्जामिनर ना आपको इसी तरह से कुछ फालतू जो अनरियलिस्टिक क्वेश्चन होते हैं वही देते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा ऑप्शन डी। इसका आंसर डी होना चाहिए था, ऑप्शन डी होने वाला है। और यहीं से जो है हमारा पूरा जो पार्ट 1 था 50 क्वेश्चन वो खत्म हो गया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कितना ज़्यादा स्कोर रहा इस सीरीज़ में, ठीक है। तो ये एक तरह से आप मॉक ही मान सकते हो, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए, और 50 क्वेश्चन में जो है आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने मॉक में कितना स्कोर किया, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन जो है मोस्टली फरवरी मंथ से थे, और इसके बाद जो है वो फरवरी मंथ से ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और ट्राई करूँगा कि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा ईजी होगा, थोड़ा मिक्स टाइप में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, जैसे एग्जाम में रहता है। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, जो कि लग रहा है कि आपको हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, तो उनके साथ शेयर भी कर देना। सो वीडियो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा छोड़ने से पहले वीडियो की, नेक्स्ट जो है हम कल और 50% लगाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना, ठीक है। रिविजन करके आना फरवरी वाला मंथ, तो फरवरी वाला मंथ से मैं आपको और क्वेश्चन लगाऊंगा कल भी। सो अगले में तक थैंक यू फॉर दिस वीडियो।